ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये है सिप्री। अब सिप्री क्या है? सिप्री एक इंपॉर्टेंट इदारा है जो एक स्टॉकहोम में थिंक टैंक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, दुनिया का आप कह सकते हैं सबसे जाना माना दिफाई तजिया निगार इसमें लिखते हैं, साइंटिस्ट लिखते हैं। ये हर साल एक रिपोर्ट निकालता है कि दुनिया की अफवाज क्या बदमाशियां कर रही हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये मुफ्त की रिपोर्ट नहीं है, ये आपको खरीदनी पड़ती है। ये इसके छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट्स फ्री में देता है, मगर इसने जो रिपोर्ट निकाली है, जिसने तहलका मचा दिया है 2026 की भी ही निकली है ये रिपोर्ट, इसमें बड़ी कुछ खौफनाक बातें हैं। वो जो खौफनाक बातें हैं वो कुछ ऐसी हैं कि हिंदुस्तानियों ने पहली बार पाकिस्तान, हिंदुस्तान, साउथ एशिया की हिस्ट्री में हिंदुस्तानियों ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स पे न्यूक्लियर वेपन्स लगा दिए। अब दो किस्म की आबदोजें होती हैं, एक जो है वो ईंधन पे चलती हैं जैसे डीजल जो हमारे पास है, और एक जो है जनाब वो न्यूक्लियर जो है आप कह सकते हैं पावर से चलती हैं। ठीक है, उनका जो है उनकी जो ड्यूरेशन है, उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत लंबा छुप सकती है। आबदोज की मेन कैपेसिटी यही है कि वो छुप सकती है। अब ये जो हो रहा है, ये जो आबदोजें इन्होंने निकाली हैं, इनका नाम अरिहंत क्लास है। 2016 में पहले इन्होंने अपनी बनाई और ये इंदिरा गांधी के जमाने से अपना, इसे SSBN कहते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। अब 2016 से हमें पता है कि यार 2-3 साल बाद इंडिया ने एक बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई। पहले इन्होंने अरिहंत बनाई S2 मॉडल, फिर इन्होंने S3 बनाई 24 में, वो रिलीज हुई अरिगात। फिर इन्होंने अरिधमान बनाई जो अभी अप्रैल में रिलीज हुई है, और फिर अब S4 इसकी वर्जन बन गई है। इसका नाम ये रख रहे हैं INS अरिसुदान। 3,500 की इसकी किलोमीटर की इसके K4 मिसाइल्स की रेंज है, मजाक नहीं है। हिंदुस्तान की ये हरकत पाकिस्तान, खित्ता, चीन, दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियर ट्रायड इनका अब एक कंप्लीट हो चुका है। इवन दो ऑन पेपर हिंदुस्तान कहता है कि हम फर्स्ट अटैक, मतलब फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, पहले तुम पे हमला नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। पाकिस्तान ने फिर भी तैयारी रखी है, और जो पिछले चंद सालों से, कि हमारे जो मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स, वो तमाम उनके लैंड बेस्ड साइलोज, जो जमीन पे उनके जो न्यूक्लियर हथियार हैं, उनको उड़ा दें। और पाकिस्तान का कैलकुलेशन ये है कि अगर जंग हो और जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर हम उन पे न्यूक्लियर अटैक कर दें। हमने फर्स्ट स्ट्राइक का हमने नहीं उसने का नाम पे दस्तखत किया। फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब है मैं पहले मारूंगा। इंडिया ने कहा है कि मैं पहले नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, अगर तुमने मारा फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये रही है कि अगर शुरू होता है तो फिर खत्म ही करो। मगर इसके बाद एक होता है चीज जिसे कहते हैं सेकंड स्ट्राइक। अब सेकंड स्ट्राइक जो है वो आपके ट्रायड पे डिपेंड करता है। ट्रायड मतलब 3 तरीके होते हैं जिस तरीके से आप जंग करते हैं, न्यूक्लियर जंग। एक जमीनी मिसाइलों से जो पाकिस्तान ने प्लान बनाया हुआ है, खुदा ना खास्ता एक दिन अगर पुश कम्स टू शव तो पाकिस्तान उड़ा दे, हर चीज, पूरा हिंदुस्तान उड़ा दे, पूरा सब लैंड बेस्ड उनके फोर्सेस, न्यूक्लियर वेपन फोर्सेस, रॉकेट फोर्सेस उड़ा दे। दूसरा जो एयर अटैक होता है, उनके जहाज भी वो मिसाइल यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल, वो भी उड़ा दे। मगर सबमरीन्स के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स लगाना, जो इनके पास कैपेसिटी है काफी सालों से, 1 दहाई से इनके पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, मगर इन्होंने इस साल 12, सिप्री के मुताबिक, इस थिंक टैंक के मुताबिक 12, 1 नहीं 2 नहीं 12 न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स मेट कर दिए हैं, डिप्लॉय कर दिए हैं, ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं। न्यूक्लियर मिसाइल को डिप्लॉय करना, ऑपरेशनलाइज करना बहुत बड़ा स्टेप है। ये इसलिए इतना बड़ा स्टेप है क्योंकि हर बड़ी कुवत, और लिटरली हर बड़ी कुवत, जो 7 एटमी न्यूक्लियर कुवतें हैं, हर बड़ी कुवत सिर्फ जंग के दौरानिये में ही या जंग के खतरे में ही
जो वॉर हेड होता है, न्यूक्लियर वॉर हेड जिसमें न्यूक्लियर मवाद होता है, उसको मिसाइल के साथ जोड़ती है। इसे मेटिंग कहते हैं, टक करके। ये हिंदुस्तान का करना एक खौफनाक किस्म की एस्केलेशन है, एक खौफनाक किस्म का सिग्नल है। ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है, अल्लाह खैर। मगर इसकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। इन्होंने जो हमारा प्लान है कि इनके जो लैंड बेस्ड फोर्सेस हैं उनको टारगेट करो, उसको तो, उस थ्योरी को तो उड़ा दिया है। चाइना की जो डोमिनेंस है इस इलाके में, उसको थ्रेट किया है। हमारी जो गारंटीड हमारी अब अपने लिए इन्होंने गारंटीड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कर लिया और हम वल्नरेबल हो गए। अब हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हम पे भी प्रेशर है कि हम भी अपने मेटिंग कर दें, हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जोड़ दें। ये इसलिए दूर रखे जाते हैं कि एकदम एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई चोरी होके न्यूक्लियर वेपन ना मार दे, तो इसलिए अलग अलग टीमें रखती हैं। और दौरान जंग में फिर जब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी उस मुल्क की, और हमारे मुल्क की भी ऐसी एक अथॉरिटी है, जब बिल्कुल हालात खराब हो जाते हैं, कहते हैं ओके, जो वॉर हेड है वो फलानी कैंट से मंगवाओ, जो मिसाइल है वो फलाने कैंट से मंगवाओ, या फलाने गार से मंगवाओ, जिधर भी छुपाया हुआ जोड़ो और मार दो। ये तरीकेकार होता है। ये इससे थोड़ा सा टाइम मिलता है, सोचने का मौका मिलता है। न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप इसलिए अवॉइड की जाती है। मगर ये जो गैप है जो ऑलरेडी 2016 से है, SSBN का गैप, ये 1970 की दहाई से चल रहा है। इसका आप कह सकते हैं थैंक यू आप कर सकते हैं पाकिस्तान के उन लीडर्स को जिन्होंने 1971 में इस मुल्क को तोड़ा। भुट्टो साहब शुक्रिया, और याया खान शुक्रिया। अब आप कहेंगे वजाद, याया खान और भुट्टो साहब का इंडिया के न्यूक्लियर वेपन से क्या ताल्लुक है? सुन लें। 70-71 में जब पंगे शुरू हुए, बंगालियों ने अपनी लड़ाई करना शुरू की, तो किसिंजर और निक्सन जो बड़े यार थे याया के और भुट्टो के, क्योंकि याया और भुट्टो ने किसिंजर और निक्सन की, मतलब चाइनीज जो अपना अमरीकी जो सदर हैं और अमरीकी जो वजीर खारजा थे उस जमाने के, उनकी दोस्ती करवाई हुई थी चीनियों से। ये भी आपने कहानी सुनी है, बहुत पाकिस्तान ने जबरदस्त हरकत की थी, है ना। तो पाकिस्तान और अमेरिका बड़ा एक थे, तो अमेरिकियों ने अपना जो है बैटल ग्रुप, पूरी अपनी टास्क फोर्स भिजवा दी थी इंदिरा गांधी को डराने के लिए कि भाई पाकिस्तानियों से ज्यादा पंगे ना लेना। और एंटरप्राइज इधर आके कराची से नजर आ रहा था, सबसे बड़ा उस जमाने का एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तानियों को बचाने के चक्कर में। अब पाकिस्तान तो टूट गया, एंटरप्राइज ने कुछ नहीं किया और अमेरिकी चले गए। मगर क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से सोवियत्स ने, रूसियों ने एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अमेरिकियों का से टक्कर लेने के लिए हिंदुस्तानियों के सपोर्ट में भिजवा दी, क्योंकि हिंदुस्तानी दोस्त थे रूसियों के। तो अमरीकी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि नीचे ये चीज फिर रही थी जो इस वक्त आपके सामने है। इंदिरा गांधी को ये बड़ा पसंद आया। एक तो उसे रिचर्ड निक्सन ने बिच बोला था, बिच। ये उसके डॉक्यूमेंट्स में जो रिलीज हुए हैं लिखा हुआ है। तो इंदिरा गांधी बड़ी पिस्ड ऑफ थी। पाकिस्तान को तो उसने हरा दिया था और पाकिस्तान को तोड़ भी दिया था, जैसे भी, ये अलग डिबेट है। मगर इंदिरा गांधी ने ये जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर सबमरीन का, ये उसने शुरू करवाया और इसमें तकरीबन 30-40 साल लगे। ये एक ब्लैक प्रोजेक्ट है इंडिया का, किसी को नहीं पता कि इसमें कितना पैसा लगा है, कितना किस किस ने काम किया है। जो DRDO वालों हैं उन्होंने काम किया, हमें पता है कि इसकी फैक्ट्री जो है साउथ ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम में है, मगर हमें ये नहीं पता कितना पैसा लगा है, इसकी क्या कैपेसिटीज हैं। 4 मॉडल इसके बन गए हैं और इससे किसी ने अभी कहा कि हम किंग ऑफ द स्काईज हैं। हाँ, हम आसमान के शायद बादशाह होंगे, ये तारीख ने भी हमें बताया है। मगर ये चीज इक्वेशन चेंज कर देती है, क्योंकि ये आबदोज ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती, जो महीनों, हफ्तों नहीं महीनों अंडर वाटर रह सकती है। इवन अगर हिंदुस्तान पूरा फट जाए, खत्म हो जाए,
پھر بھی اس کی جو آبدوزوں کی فلیٹ ہے، ایون ایک آبدوز پاکستان کو ایک بھی اگر آخر میں بچی بھی ہو وہ بھی پاکستان کو اڑا سکتی ہے. یہ اسے سیکنڈ سٹرائک کیپبلٹی کہتے ہیں. ہندوستان نے آج اپنی سیکنڈ سٹرائک کیپبلٹی کو فرم کر لیا ہے اس رپورٹ کے مطابق. اور پاکستان کے پاس کیا جواب ہوگا کہ ہم بھی اپنے نیوکلیر وارہیڈ تیار کریں یا ہم بھی اینٹی سب مرین وارفیئر کی تیاری کریں. آلریڈی ہم چین سے مدد مانگ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ جو آرمز ریس ہے، جو گولہ بارود ہے، جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اور بھی اوپر جائے گا. اور آپ، میں، ہمارے بچے، ہمارے ہسپتال، ہمارے اسکول، ہماری روڈیں، ہماری بجلی، ہماری پانی، ہماری گیس اور بھی بڑھیں گے. یہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں.